ट्रेन चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज फिर एक जीएस के शिट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। आपको बताना है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सारंगी। उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सारंगी। ठीक है, और सारंगी वादकों में इनका नाम तो फेमस ही है, उसके साथ साथ अगर आपको याद हो पंडित राम नारायण, आशिक अली, सावरी खान, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष, ये सब भी बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, आनुवांशिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका है बहुकारक का सिद्धांत। ये नेतृत्व का सिद्धांत जो है संपूर्ण और वैज्ञानिक इसी को माना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से 0 होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 2024 तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपका कि जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, या एडमिरल होता है, या उप लेफ्टिनेंट होता है। तो भारतीय नौसेना में सर्वोच्च में कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है, तो आप इसमें कहेंगे एडमिरल होता है। कौन सा होता है, एडमिरल इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। अब्दुल हामिद अगर आपको पता है कि कहाँ के राष्ट्रपति थे तो अब आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारा कहाँ का आंसर होना चाहिए। तो ये जो है ये आपका बांग्लादेश इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन आपके सामने है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। अब आपके ऑप्शन हैं कि इसमें से कौन कौन से सही हैं, तो आपको बताना है। तो आपने कहा कि इसमें जो है उसमें रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये बात नहीं थी। ये था कि भाई भू राजस्व की कमी कर दी जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें ऑप्शन बी में हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो आपने कहा सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का होता है 21 जून। कौन सा, 21 जून। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर दक्षिणी पूछा गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने सवाल गलत बता दिया है। उत्तरी अगर पूछेंगे तो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और दक्षिणी में सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब वो कर्क में चमक रहा है, उत्तर गोलार्ध में चमक रहा है, तो दक्षिण गोलार्ध में ये सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर प्रश्न होता कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो फिर ये डेट ना होती, फिर ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता।
ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो आंसर है वो निर्मला सीतारमण जी को मिला है, जो भारत की इस समय क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। इनको भारतीयों में प्रथम स्थान मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फॉर्च्यून पत्रिका में स्थान मिला है, पूरी फॉर्च्यून पत्रिका में इनका 31वां या 33वां स्थान है। ठीक है, बाकी भारत की तरफ से पहले स्थान पर गई हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। तो आपको बताना है कि बताइए राज्यपालों का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 213 में। ये इसका सही आंसर है। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपने कितने क्वेश्चन पर अभी कंफ्यूजन था। निम्न में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देखिएगा। क्या है कि कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो आपने कहा ऑप्शन हमारे क्या हैं? द ब्रोकन विंग, अ गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है द ब्रोकन वर्ड। ये हमारा सरोजिनी नायडू द्वारा किताब नहीं लिखी गई, बाकी सारी किताबें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नगदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भैया इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ये हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। तो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए जो पत्र छपता है वो क्या नाम है? बहिनी दरबार। वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया? ठीक है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? अब आपके ऑप्शन आपके पास हैं, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय। आपको बताना है किस ने क्या किया था? आदि ग्रंथ की संकलित किया है। तो गुरु अर्जुन देव इसके सही आंसर हैं। अर्जुन जी द्वारा ये आदि ग्रंथ की रचना की गई। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको क्लास में कराया है। बताइए तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की है? तो आप क्या कहेंगे भाई? तुलु वंश जो था 1505 से, कहाँ से? 1505 से 1570 में था। ठीक है, और नसरा नामक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, द्वितीय पलाहार की संज्ञा भी इनको दी जाती है। तो कहाँ पर हैं वीर नरसिंह? आपने कहा डी ऑप्शन में है, तो ये हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? वीर नरसिंह, डी ऑप्शन आपका, ये आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो देखो, पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला जो सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब का था। ठीक है, ये कहाँ का था? अरब का था। भारत में कब आया था? 1712 या 1700, कहीं पर 11 भी लिखा होता है, बस 1712 में आया था।
निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्र, योग वेद। तो आपको बताना है इसमें कौन सा हमारा उपवेद नहीं है। तो इसका जो योग वेद है, डी ऑप्शन, ये आपका क्या है? उपवेद नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? अब आपको ये याद है अगर हैदरपुर में, तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो साइड है, ये साइड उत्तर प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामसर साइट घोषित की गई है, उसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये भारत का 47वां है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? अब ये आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले कुल 13 देश हैं। कितने? कुल 13 देश हैं भूमध्य रेखा से गुजरने वाले। मैं आपको नाम बता देता हूँ। साओ टोम और पीएस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाटी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये हैं। ठीक है, अब आप इससे अपने ऑप्शन को मिला के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल ये बी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि ये 13 देशों में तीनों देश हमारे शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है। हमने आपको भी बताया कि कुल 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। वो 13 देश कौन से हैं? साओ टोम और पीसस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो बौद्धों का है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लद्दाख में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्स ऑफ द मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सुनील यादव, विराट कोहली। आप बताइए इसमें कौन सा सही आंसर है? तो यानी क्या है, 2021 का कौन सा है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जी को दिया गया था। ये आपको सुर्खियों में था, अब याद किया। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? ये क्लास का ही क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया है। डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो आप क्या कहेंगे? इसका पुर्तगाली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? आपके ऑप्शन हैं वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एस राधाकृष्णन। तो आप कहेंगे भैया इसका जो है सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आप कहेंगे भैया वीवी गिरी जो हैं इसके सही आंसर होंगे। ये क्या है? आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में थे और वहाँ पर ये क्या है? कानून की पढ़ाई करने गए थे। कानून की पढ़ाई कौन? वीवी गिरी जो हैं डलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वहाँ पर वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फीन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा और ये आयरलैंड से निष्कासित भी कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी जी जो हैं ये फोर्थ प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, कौन से? फोर्थ प्रेसिडेंट बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपका पिटा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा गया, 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में
भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? नौरोज, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, कोलकाता की दुर्गा पूजा या छऊ नृत्य। अब आप बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो आपने कहा यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाने वाला जो भारत का है वो कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो आपको ये भी बहुत रटा रटा प्रश्न है। इसमें 15 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें सरोजिनी नायडू, मेहता, उन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका इटावा जिला है। कौन सा है? इटावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रोहेलखंड से? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ब्रजभूमि से है। चारकुला जो नृत्य है वो ब्रजभूमि से रिलेटेड है, ये बहुत ही वहाँ पर प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र हमेशा कृषि को जरूर लगाइएगा, ये आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था? अब देखो 21 की है बात। अब आपको बताना भी इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने कहा था कि वियतनाम जो है वहाँ से ये एक आधिकारिक यात्रा पर आए थे संसदीय मंडल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम राइट है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था? कौन सा आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था? तो बेटा इसकी जो सन डेट है वो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, ML वालसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू के मलेश्वरी। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है कि 400 मीटर में सबसे पहले किसने भारत में क्या स्वर्ण पदक जीता? तो कमलजीत संधू हैं। ठीक है, कमलजीत संधू वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया हु ओन द गोल्ड मेडल ऑफ 400 मीटर रेस। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? आपको बताना सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपको पता पहली बैठक ढाका और बांग्लादेश में हुई थी। बहुत ही रटा रहा प्रश्न है। 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? अब आपको बताना है। तो ये जो है आपका कौन सा है? तो आपने कहा कि पार्क सोलर प्रोब, ये आपका सही आंसर है, पार्क सोलर प्रोब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। मलिन बस्तियों को, ग्रामीण इलाकों को, छावनी क्षेत्रों को, उपरोक्त में से सभी को। तो अब आपको यहाँ पर क्या है कि रक्षा मंत्री ने छावनी क्षेत्रों, क्योंकि रक्षा मंत्री आ गए भी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो इसका जो सही आंसर है वो बलबन है। कौन सा? बलबन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपने कहा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।